हेलो एवरीबॉडी, मैं रविंद्र कोडिया स्वागत करता हूं आपका आर्ट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो हमारा आज का जो टॉपिक है नेपोलियन का सिविल कोड। तो जब 1804 में नेपोलियन फाइनली फ्रांस का जब एम्परर बनता है तो एम्परर बनने के बाद ही देखता है कि सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इस सिस्टम को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। तब वो क्या करता है कि सिविल कोड बनाता है 1804 में। और जब ये सिविल कोड बनाता है तब नेपोलियन एक बात बोलता है, क्या? My glory is not to have won 40 battles. Nothing will destroy. What will live eternally is my civil code. बोला कि जब कभी भी है ना मेरे ना गौरव को याद किया जाएगा, मेरे ना ग्लोरी को याद किया जाएगा, गौरवशाली इतिहास को याद किया जाएगा, तो इसलिए याद नहीं करेगा कि नेपोलियन ने 40 बड़े विशाल का युद्ध जीते, इसलिए नहीं करेगा, बल्कि इसलिए याद रखेगा कि मैंने जो सिविल कोड बनाया है इससे जनता को कितना फायदा हुआ, चीज़ें कितनी सुधर गई, आसान हो गई और मेरी दूरदर्शिता को लोग याद करेंगे। तो इसी चीज़ पर हम आगे बढ़ते हैं जो नेपोलियन ने सिविल कोड लागू किया। नेपोलियन ने ये सिविल कोड सबसे पहले फ्रांस में लागू किया और जब देखा कि इसका बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है तो बोला कि इसी सिस्टम को हम एक काम करते हैं कि जहाँ जहाँ पर हमारा कंट्रोल है, जहाँ जहाँ पर नेपोलियन का कंट्रोल है, वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा कि ये सिस्टम लागू करना पड़ेगा जो सिविल कोड वाला है फ्रांस के अलावा भी। तो उसने ये सिस्टम कहाँ कहाँ पर लागू किया? डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी। डच रिपब्लिक क्या है? डच रिपब्लिक का मतलब है नेदरलैंड, नेदरलैंड ही डच रिपब्लिक है। तो डच रिपब्लिक में जहाँ पर इनका टेरिटरी में कंट्रोल था, स्विट्जरलैंड में, इटली में और जर्मनी में, उन सब जगह पर नेपोलियन ने क्या किया कि ये सिविल कोड लागू किया। अब सिविल कोड लागू करने से बेनिफिट क्या होगा, वो बेनिफिट देख लेते हैं हम। तो डिड अवे विद द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द बर्थ। अब जैसे कि आपको पता है कि फ्रांस की सोसाइटी एक फ्यूडल सोसाइटी है, ठीक है। अब फ्यूडल सोसाइटी में ना जो सबसे बेस जो कोर है वो है आपका लैंड, और ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप ऑफ द लैंड, और जिसके पास में जितनी ज़्यादा लैंड उसका वेल्थ का जो स्केल है वो उतना ही ज़्यादा बड़ा है। और फ्रांस की सोसाइटी आपको पता है कि प्रिविलेज और अनप्रिविलेज दो सेक्शन में बटी हुई है। प्रिविलेज में आपके स्टार्टिंग 2 स्टेट आते हैं और अनप्रिविलेज में आपका 3rd स्टेट आता है। तो और ये जो प्रिविलेज जो है वो आपको ऑन द बेसिस ऑफ द बर्थ मिल गया। वही वाली बात है, कैसे? जातिवाद वाली। कैसे कि आपने ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया तो आप ब्राह्मण हो, और फिर आपके आने वाली सारी संतानों को जो है वो ब्राह्मणों को जो मिलने वाली जो बेनिफिट्स है वो मिलेंगे। उसी प्रकार से क्या हुआ कि फ्रांस में ना जो ऑन द बेसिस ऑफ द बर्थ कि आपने ना एक नोबिलिटी सेक्शन के फैमिली में जन्म ले लिया तो आपको जो बेनिफिट मिलेंगे वो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो बोला कि ऐसा नहीं, बोला कि बर्थ के बेसिस प्रिविलेज देना बंद करो। और प्रिविलेज किस पर? अगर आपको प्रिविलेज किसी को देना है तो ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट एंड ऑन द बेसिस ऑफ द टैलेंट दो। भाई जो जितना टैलेंटेड है आप उसको बेनिफिट दो ना। तो वो किया। दूसरा, इस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर द लॉ। बोला कि कानून जो था उस समय पर क्या था कि जो प्रिविलेज सेक्शन के जो लोग थे उनके फेवर में ज़्यादा था और जो अनप्रिविलेज सेक्शन के लोग थे उनके फेवर में इतना था नहीं। तो नेपोलियन ने बोला कि कानून सभी के लिए एक समान होना चाहिए, किसी के ऐसा नहीं होना कि भाई किसी पर्टिकुलर सेक्शन के लोगों के लिए कानून आसान हो और कुछ लोगों के लिए कानून मुश्किल हो। तो उन्होंने बोला सारा का सारा कानून एक जैसा है, अगर चाहे वो अनप्रिविलेज सेक्शन का सोसाइटी का आदमी हो या प्रिविलेज सेक्शन का सोसाइटी का आदमी हो, अगर एक जैसा क्राइम करते हैं तो दोनों को एक जैसी सजा मिलेगी। और अगर दोनों के लिए अगर सेफ्टी है, अगर क्राइम के अंदर है ना, क्राइम नहीं, अगर कानून में अगर दोनों के लिए किसी प्रकार की सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी तो दोनों के लिए वो एक समान इक्वलिटी होगी। मतलब किसी के लिए ऊंचा नीचा नहीं, सभी के लिए एक समान बरोबर होगा। ये हुआ। फिर अगला दिया आपके सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। मतलब कि देखो जैसा भी हमने बताया कि फ्रांस की सोसाइटी कैसी है, फ्यूडल सोसाइटी है। तो फ्यूडल सोसाइटी में सोसाइटी को चलाने का कोर क्या है? वो है आपका लैंड, आपकी जमीन। तो बोला कि जिन किसानों के पास में जमीन नहीं उन सबको जमीन दे दो। अगर आप कभी भी ना फ्रांस का पॉपुलेशन कंपोजिशन देखोगे रेवोल्यूशन के समय का, तब आपको ये देखने का मिलेगा जो प्रिविलेज क्लास के जो लोग हैं उनकी पॉपुलेशन आपके 3 से 4% की है और उनके पास में 60% जमीन है फ्रांस की। और जो आपके 3rd स्टेट के जो लोग हैं जो अनप्रिविलेज सेक्शन से गिने जाते हैं उनके पास उनकी पॉपुलेशन है 96 to 97%, और उनके पास में फ्रांस की टोटल लैंड का 40% लैंड है। और इसमें भी जो किसान हैं 80 to 90% किसानों के पास में खुद की ज़मीन नहीं है।
वो लैंडलॉर्ड के यहाँ पर, फ्यूडल लॉर्ड्स के वहाँ पर काम करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि उनके ऊपर ना बहुत सारे उनके ऊपर बहुत सारे टैक्सेस लगाए जाते हैं, उन पर बहुत सारे अत्याचार किए जाते हैं, उनसे फ्यूडल ड्यूज लिया जाता है, उनसे मेनोरियल ड्यूज वसूला जाता है। तो बोला कि अगर एक काम करें, अगर हमने इनको ज़मीन दे दी तो ऐसे में क्या होगा कि ये आत्मनिर्भर हो जाएंगे, इनको अपनी आजीविका चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या किया कि नेपोलियन ने सबको लैंड राइट दे दिए। अब आगे आते हैं सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। देखो, किसी भी राजा को या शासक को, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या राजा हो, उसको अपना शासन चलाने के लिए, अपनी गवर्नमेंट चलाने के लिए जरूरत पड़ती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की, है ना। बगैर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ राजा या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति काम कैसे करेगा? क्योंकि उसको जो भी पॉलिसी लानी है, जनता के लिए जो भी काम करना है, वो तो अलग अलग डिपार्टमेंट ही तो काम करेंगे ना। तो इन डिपार्टमेंट्स को हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। जैसे कि मान लीजिए कि कोई, मान लो कि दिल्ली शहर है, अब दिल्ली शहर को चलाना है, तो दिल्ली शहर को चलाने के लिए काम कौन करता है? वो करता है MCD, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। अब ये जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, इसका मेन काम क्या है कि दिल्ली में साफ सफाई रखना। जैसे कि ना कहाँ पर जो डंप, जहाँ पर है ना जनता अपना कचरा फेंकती है, वहाँ से कचरा उठाया, गाड़ियों में डाला और डंपिंग ग्राउंड में लेकर गए, वहाँ पर डाला और वहाँ पर उसको वेस्ट को रिसाइकिल किया। इसके अलावा दिल्ली में इतनी सारी जनता रहती है, उन सबको पीने की पानी की मुहैया करवाना है। अब क्या करने का, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी समय समय पर है ना, उसका है ना घरों के लिए पानी छोड़ना, इसके लिए ना, और इसके अलावा रात में ना उजाला रह सके, आने जाने में आसानी, उसके जगह जगह पर रोड लाइट लगाना। ये सारा का सारा काम किसका है? ये सारा का सारा काम है MCD का। तो वो क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है दिल्ली की गवर्नमेंट की एक तरीके से। तो कहने का मकसद क्या हुआ कि जब उसे ये पता था कि शासन में अकेला यहाँ पर बैठ के नहीं चला सकता, मुझे चीज़ों में सुधार करना पड़ेगा ताकि ये जो जितना भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो हमारे शासन को चलाने में हेल्प करती है, उनको आसान किया, जो भी कितना कॉम्प्लेक्स बना हुआ था। अगला, एबॉलिश फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम धीरे धीरे वो खत्म ही कर रहा है, मिटा रहा है। एबॉलिश मतलब मिटाना। एंड फ्रीड पेजेंट्स फ्रॉम द सर्वडम एंड मेनोरियल ड्यूज। बोला कि जितने भी जो किसान थे उन सबको फ्यूडल ड्यूज और मेनोरियल ड्यूज से आज़ाद किया। और यहाँ पर एक और वर्ड है सर्वडम, ठीक है ना। तो फ्यूडल ड्यूज का मतलब क्या कि इस सामंतवादी व्यवस्था में जितने भी प्रकार का टैक्स लगता है वो देना, तो एक तो वो वाला उसको बंद करवाया। अगला उसने क्या बोला कि मेनोरियल ड्यूज। अब मेनोरियल ड्यूज क्या होता है? जितने भी ना नोबिलिटी सेक्शन के जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, उनका ऐसा कहना है कि जितने भी किसान हमारे खेत में खेती कर रहे हैं, उन सबको क्या करना पड़ेगा कि उनका एक शुल्क बनता है, बकाया बनता है, वो है मेनोरियल ड्यूज। उन्हें हमारे कोठी बंगले पर, मतलब मेनोर पर आकर के काम करना पड़ेगा। मतलब चाहे झाड़ू पोछा लगाओ, घास काटो, गार्डन की साफ सफाई करो, या फिर मेरा जो भी काम जो मैं बताता हूँ वहाँ पर आकर करना पड़ेगा। कभी कभी ये क्या करता है कि वह बोलता है कि वहाँ पर तो काम नहीं, काम करो कि मैं यहाँ, मेरी यहाँ पर है ना सड़क बन रही है, मैं ठेकेदार हूँ, मैं सड़क बना रहा हूँ, पर वहाँ पर आओ काम करो। नहीं, मैं वहाँ पर ब्रिज बनाने का काम चल रहा है, वहाँ पर आओ काम करो। ऐसा नहीं कि वो एक अकेला आदमी का, वो आएगा, उसकी वाइफ आएंगी, उसके बच्चे भी आकर के काम करेंगे। तो एक तरीके से क्या है कि पूरा गुलाम बना लिया उनको, मतलब एक तरीके से मालिक बन गए, भगवान बन गए। तो वो नेपोलियन ने बोला कि ये सिस्टम सही नहीं है, खत्म किया उसको। इसके अलावा कुछ किसान तो चलो फिर भी ठीक है कि ना, किसी की जमीन किराए पर लिया, खेती करी, उसको रेंट भरा, टैक्सेस भरे, चलो अपना जीवन चला रहा, अपने हिसाब से जीवन जी रहा है। कुछ किसान तो ऐसे भी है जिनको ये जितने भी लैंडलॉर्ड्स हुए ना, ये पता है क्या करते हैं? ये क्या करते हैं कि इन किसानों को अपने यहाँ पर गुलाम बना करके रखते हैं। मतलब इनसे खेती तो करवाते, लेकिन वो इनके लिए गुलाम से ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब उनको पैसा वैसा कुछ नहीं मिलेगा, उनको सिर्फ और सिर्फ सुबह और शाम का खाने मिलेगा बस। तो नेपोलियन ने बोला ये सिस्टम ही गलत है, खत्म करो इस सारे सिस्टम को। तो ये किया उसने। अगला, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। हाँ, गिल्ड क्या होता है? गिल्ड का मतलब होता है कि एसोसिएशन, संगठन। अब ये गिल्ड होता किसका है? ये गिल्ड आपके व्यापारियों का भी हो सकता है, ये गिल्ड क्राफ्ट पर्सन का, आर्टिजन्स का भी हो सकता है। अब इनका जो संगठन होता है इसी को हम बोलते हैं गिल्ड सिस्टम। अब ये गिल्ड करता क्या? पहली चीज़ तो है ना, ये गिल्ड सिस्टम जो होता है ना, वो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करके रखता है कि यार ये जो मार्कर है, ये मार्कर में देखो ना इतनी साइज का होना चाहिए, इसके ना राउंडिंग शेप में होना चाहिए, इसके अंदर है ना जो निप ऐसी होनी चाहिए, इसके अंदर कितनी इंक भरी जानी चाहिए, कितनी बड़ा होगा, यहाँ पर इसका डिज़ाइन कैसा होगा। एक हिसाब से इसके ना क्वांटिटी और क्वालिटी को इम्प्रूव करके रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। दूसरा क्या हुआ कि ये जितने भी जो लोग होते हैं गिल्ड सिस्टम वाले, ये क्या करते हैं कि अपना एक एसोसिएशन, ग्रुप, संगठन बना लेते हैं और बोलते हैं कि हमें जो इस ग्रुप का, एसोसिएशन का मेंबर नहीं है, हम उसको काम नहीं करने देंगे।
ठीक है। जैसे व्यापारी लोग हैं ये भी अपना संगठन बना लेंगे क्या, कि जो हमारे एसोसिएशन का मेंबर नहीं है वो यहाँ पर आकर के बिजनेस नहीं कर सकता है। अगर करना है तो हमारा एसोसिएशन का मेंबर बनना पड़ेगा और हम उसे एसोसिएशन का मेंबर बनने ही नहीं देंगे। तो कैसे काम करेगा? नेपोलियन ने बोला कि ये सिस्टम गलत है। ऐसे में जो नए व्यापारी वो पैसा कैसे कमाएंगे, वो व्यापार कैसे करें? तो नेपोलियन ने बोला कि नहीं, फ्री मार्केट है, फ्री ट्रेड है मेरे यहाँ पर। आप कोई भी नया व्यापारी आकर के व्यापार कर सकता है, कोई भी नया हस्तशिल्पी आर्टिजन या आपका क्राफ्ट पर्सन काम कर सकता है, कोई किसी तरह की रोक टोक नहीं है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव। आप बोलोगे कि नहीं, सड़क और संचार यातायात को इम्प्रूव करने की क्या जरूरत है? देखो, देश चलाने के लिए आपको पैसा चाहिए। पैसा आता है टैक्स से। टैक्स देता कौन है? बिजनेसमैन और आम जनता। और बिजनेसमैन टैक्स कब देगा? जब वो पैसा कमाएगा। आम जनता टैक्स कब देगी? जब उसकी इनकम होगी। तो इन सब में कोर में आ गया बिजनेस। अब बिजनेस का एक रूल क्या है कि आप जितना ज्यादा धंधा करोगे उतना ज्यादा पैसा कमाओगे, जितना कम धंधा होगा उतना कम पैसा कमाओगे। अगर आप ये देखो कि अगर सड़कें सीधी एकदम रोड हाईवेज बने हुए हैं, अगर सड़कें सीधी रोड हाईवेज बने हुए, रेलवे नेटवर्क बहुत अच्छा है, तो सामान जल्दी जाएगा, जल्दी आएगा। अगर यही सड़कों में उबड़ खाबड़ गड्ढे हैं, जगह जगह से टूटी फूटी है, तो गाड़ी भी धीरे चलेगी। गाड़ी धीरे से आएगा, सामान लेट आएगा, सामान लेट जाएगा। ऐसे में क्या होगा कि व्यापार बहुत धीरे धीरे चलेगा। जब व्यापार धीरे धीरे चलेगा तो उनकी इनकम कम होगी। तो नेपोलियन ने क्या बोला कि रोड नेटवर्क अच्छा बनाया, रेल नेटवर्क अच्छा बनाया। इससे क्या हुआ कि आपके ना सारा का सारा सिस्टम इंप्रूव कर दिया उसने, सारा सिस्टम बदल दिया। तो इससे बेनिफिट ये होता है कि व्यापारियों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने का मौका मिला, उनकी इनकम हुई, सरकार को बेनिफिट हुआ। ऐसा तो हमारा अगला पॉइंट क्या है आपका, ये रहा, यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स एंड कॉमन नेशनल करेंसी। क्या बोला कि यूनिफॉर्म लॉज। नेपोलियन ने क्या कर दिया कि पूरी की पूरी टेरिटरी में जहां जहां पर वो शासन करता है, इंक्लूडिंग फ्रांस, जहां जहां पर उसका शासन है, सब जगह पर एक जैसा कानून लगा दिया ताकि शासन करना आसान हो सके। दूसरा क्या हुआ कि स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स। अब क्या था ना कि नेपोलियन का जहां पर फ्रांस में राज था या फिर जहां पर अलग अलग जगह पर राज था, इन सब जगह पर क्या था कि आपका ना वेट्स और मेजरमेंट का जो सिस्टम वो सारा का सारा अलग है। मतलब अगर मान लो कि कोई सामान है, कोई चीज है, वहां पर है ना 1 किलो, अगर मान लो कि आपका 1000 ग्राम है, तो किसी और शहर में 1 किलो का मतलब 950 ग्राम है, कहीं कहीं पर 1050 ग्राम है, कहीं कहीं पर 800 ग्राम ही है। तो ऐसे में क्या होता है ना कि इन्वेंट्री को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। इन्वेंट्री मतलब सामान। तो नेपोलियन ने बोला कि व्यापारियों के लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि कहीं कहीं पर है ना वजन मापने की इकाई अलग है, कहीं कहीं पर वजन मापने की उस इकाई में भी फर्क आ जाता है। तो व्यापारी को बड़ी तकलीफ होती है। दूसरी चीज़ क्या, मेजरमेंट का मान लो कि ना किसी का 1 मीटर, किसी शहर में 1 मीटर इतना लंबा है, किसी शहर में 1 मीटर इतना लंबा है, और कहीं कहीं पर 1 मीटर सिर्फ इतना ही है। तो बोला कि ऐसे में क्या होता है ना कि बिजनेस में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। तो एक ही व्यापारी को याद रखना पड़ता है क्या, उस शहर में जाऊँगा तो वहाँ पर मेजरमेंट सिस्टम अलग है, इस शहर में मेजरमेंट सिस्टम अलग है। तो बिजनेस में इनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो ये चीज़ें क्या थी, नेपोलियन को भी पता थी। तो बोला कि अगर मुझे ना अपनी रूल को और सॉलिडिफाई करना, सीमेंटिफाई करना है, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ में रखना पड़ेगा। और ये बिजनेसमैन वाले जो जितने भी लोग हैं, व्यापारी वर्ग, वो लोग मेरे साथ में कब आएंगे, जब मैं ऐसे कदम उठाऊंगा जिससे उन व्यापारियों को बेनिफिट होगा, तो वो लोग मेरा सपोर्ट करने के लिए आगे आएंगे। तो उसने क्या किया, वेट्स एंड मेजरमेंट को स्टैंडर्डाइज कर दिया। बोला कि सब जगह एक जैसी माप तोल की इकाई चलने वाली है। एंड अ कॉमन नेशनल करेंसी वुड फैसिलिटेट। अब कॉमन नेशनल करेंसी क्या बोला कि जैसा कि मान लो कि इंडिया है, अगर मैं ये कह दूं कि इंडिया के अंदर है ना जितने भी राज्य, हर राज्य अपनी अलग करेंसी चलाएगा, तो कैसे काम चलेगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि ना पूरे के पूरे भारत में एक ही नेशनल ट्रेजरर है, जो आपका जो RBI जो है वही करेंसी छापता है, और उसी के पास में अधिकार है करेंसी छापने का और उसको फैलाने का। अब ये जब करेंसी, इसमें क्या होता है कि आप चाहे ना दिल्ली में हो, कलकत्ता में हो, हैदराबाद में हो, चेन्नई में हो, अहमदाबाद में हो, कहीं पर भी हो, वही 100 का नोट आपके ऑल ओवर इंडिया में चल जाएगा। ऐसे में क्या होगा कि आपको अलग अलग नोट रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेपोलियन ने देखा कि सब लोगों सब जगह पर अलग अलग करेंसी चलती है, तो नेपोलियन ने बोला कि नहीं, जहां जहां मेरा शासन चलेगा, राज चलेगा, वहां पर है ना हमारे द्वारा जारी की गई करेंसी आपको यूज करनी है। और उससे क्या होगा कि आप जहां पर भी जाओगे, अब आपको चिंता नहीं है क्या मुझे वो करेंसी कैरी करनी है, मुझे वो करेंसी कैरी करनी है।
ऐसे में क्या होगा कि आपके लिए चीज़ें संभालना आसान हो जाएगा, व्यापार करना आसान होगा, सामान खरीदना आसान हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, ये भी हुआ। कई लोग तो सिर्फ देखो, कुछ लोग व्यापार करते हैं, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। कैसे कि कुछ लोग क्या तो व्यापार करने में विश्वास नहीं करते, तो कि व्यापार आप करो, हम पैसा लगाने के लिए तैयार हैं। तो कई लोग क्या करते हैं कि इन्वेस्ट करते हैं कि हाँ कितना पैसा चाहिए, ये लो पैसा, आपकी कंपनी में इतना पैसा, इतना % मेरा मालिकाना हक है, जितना भी बिजनेस में प्रॉफिट आएगा उतना प्रॉफिट मैं लेके जाऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ द परसेंटेज। तो क्या हुआ कि कई लोगों ने जो कहीं पैसा लगाकर धंधा करना स्टार्ट किया तो उनको भी फायदा हुआ। इससे क्या हुआ, दिस फैसिलिटेटेड द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स। इससे क्या हुआ कि सामान का और पूंजी का आदान प्रदान आसान हो गया दो रीजन के बीच में, इस रीजन से उस रीजन में। अगर आप इसको, ये हमारा था सिविल कोड 1804, अगर आप इसको और भी सिंप्लीफाइड तरीके में बताना चाहते हो क्या है कि नेपोलियन ने क्या किया कि फ्रांस में जितने भी कानून थे उन सबको कोडिफिकेशन किया। और देखो कितनी अपने आप में ये कितना विजनरी अटेम्प्ट है। क्या उसने ना सबसे पहले फ्यूडल सिस्टम हटाया, फ्यूडल सिस्टम हटाने के बाद में उसने क्या किया, कानून को आसान बनाया, इक्वालिटी बिफोर लॉ लेकर के आया, सभी को ना प्रॉपर्टी का राइट दिया, पेसेंट्स को सर्वडम से आज़ाद किया। और इसके अलावा उसने कॉमन करेंसी को लॉन्च किया ताकि जहाँ जहाँ पर भी उसका शासन है उन सब जगह पर क्या होगा, एक जैसी करेंसी चलेगी। इन सब के अलावा उसने क्या किया कि वेट्स और मेजरमेंट को इम्प्रूव किया, रोड ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव किया। बोलो कोई भी इस बात पर फोकस नहीं कर रहा है, नेपोलियन फोकस कर रहा है इस बात पर, बोला कि नहीं व्यापार करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इन सब के बियॉन्ड अगर आप इसको देखो ना, आज का अगर आप हम यूरोप के बारे में बात करते हैं, यूरोप के बारे में तो आपको पता ही है, आपने एक वर्ड सुना होगा यूरोपियन यूनियन। इस यूरोपियन यूनियन के अंदर आपकी एक यूरो करेंसी चलती है। मतलब है ना, आप अपनी ना खुद की कंट्री की करेंसी अलग से चल रही है और आपका है ना यूनियन की भी एक अलग से करेंसी चल रही है। इससे क्या होता है ना कि जैसे मान लो कि मुझे ना इंडिया से ना 3-4 कंट्री घूमने जाना, मुझे स्पेन भी घूमना है, मुझे फ्रांस भी घूमना है, मुझे इटली भी घूमना है, मुझे जर्मनी भी घूमना है। अब मुझे कितनी बड़ी हेडेक है क्या कि मुझे ना जहाँ पर मैं अलग अलग कंट्री में जाऊँगा तो मुझे अलग अलग करेंसी को एक्सचेंज करना पड़ेगा, इस करेंसी पर मुझे क्या देना पड़ेगा, कमीशन देना पड़ेगा। अब क्या होगा कि आप क्या करो, यूरो परचेज कर लो, आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं, आप यूरो परचेज कर लो, आप सब जगह पर यूरो दो, बात ही खत्म। इससे क्या होगा कि आपको 4 करेंसी रखने की झंझट ही खत्म। एक तरीके से देखा जाए ना तो जो यूरोपियन यूनियन का जो कंसेप्ट है ना, उसकी नींव तो नेपोलियन ने ही रख दी थी, है ना। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। आपको हमारे वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और आपको कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में डालिए, अपना सवाल लिखिए ताकि हम उसको एड्रेस कर सकें। और अपने फ्रेंड सर्कल में उन दोस्तों तक भी पहुंचाइए जिनके पास अभी तक हमारे चैनल का लिंक नहीं पहुंचा है, इसको शेयर कीजिए। और हाँ, इसमें हमने क्या करेंगे कि आपके कमेंट, आपके जो डिस्क्रिप्शन में आप जानना, आपकी पिछली जितनी भी क्लासेज जो छूट गई है, हम उसकी प्लेलिस्ट का आपको लिंक दे देंगे, वहाँ पर आप क्लिक करना और पीछे की जितनी भी बची हुई क्लासें हैं आप उसको वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।